ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम भारत की खोज का 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नई समस्याएं। और भारत के अंदर कौन कौन सी नई समस्याएं आई थी, तो अरब और मंगोल, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जब हर्ष उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। क्या है कि जब हर्ष जो राजा था, उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था, और जो चीनी यात्री थे, विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे कितना समय लग गया? 600 वर्ष लग गए। और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब वह बहुत बदल चुका था। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया था, तो क्या हो गया था? उस समय वह बहुत अधिक बदल चुका था, और उसके नेता दूसरे लोग थे। उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब वाले जो लोग थे, भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं पर रुक गए थे। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। अरब सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ, और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आ गई थी। ये पीछे रह गई थी और तुर्की जातियां आगे आ गई थी। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। जो तुर्क थे, भारत के सीमावर्ती प्रदेश से तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए थे। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, यानी विजय प्राप्त की। किसने? अरबों ने। अरबों ने आसानी से दूर दूर तक फैलकर अपनी विजय फतह की या विजय प्राप्त की। पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े, यानी अरबों से आगे सिंध थी। अरबों से आगे सिंध थे, सिंध से आगे वे नहीं बढ़ सके। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि उस समय भी शायद भारत में इतनी ताकत थी कि वह आक्रमणकारियों को रोक सकता था किसी हद तक। इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? अरबों के आंतरिक झगड़े। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य बन गया। सिंध क्या था? बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग हो गया और एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य अपने आप में बन गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। आक्रमण तो नहीं हुआ था, लेकिन भारत और अरब के बीच में संपर्क बढ़ता हुआ, मेलजोल बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। दोनों तरफ से यात्री आपस में एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगे। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। राजदूतावासों की भी अदला बदली हुई, वे भी इधर उधर एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगे। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। जो भारतीय पुस्तकें थी, कौन सी? गणित और खगोल शास्त्र, ये बगदाद पहुंची और वहां अरबी भाषा में इनके अनुवाद किए गए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। चिकित्सक, डॉक्टर आदि भी बहुत सारे भारत के बगदाद गए थे। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। जो ये व्यापार थे और सांस्कृतिक संबंध थे, वे केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि
भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया। भारत के जो दक्षिणी राज्य थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। बल्कि विशेषकर क्या था, राष्ट्रकूटों ने भी उसमें हिस्सा लिया जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। जो लगातार संपर्क हुआ, मेलजोल बढ़ा, इस कारण भारतीयों को क्या हुआ, नए इस्लाम धर्म की जानकारी प्राप्त हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। नए इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए कौन आगे आए? प्रचारक आगे आए और उनका स्वागत भी किया गया। मस्जिदें भी बनी। न शासन ने इसका विरोध किया न जनता ने। मस्जिदें जब बनाई गई तो इसका विरोध न शासन ने किया और न जनता ने, यानी सब ने इसको सहमति दे दी। न कोई धार्मिक झगड़े हुए, धर्म से संबंधित भी कोई झगड़े नहीं हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। यहाँ क्या किया जाता था? सभी धर्मों का आदर किया जाता था और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार किया जाता था। यानी कोई किसी तरह से पूजा कर रहा है, कोई किसी तरह से पूजा कर रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी के बारे में कोई रोक टोक नहीं थी। भारत की यह प्राचीन परंपरा थी कि किसी को कुछ नहीं कहते थे। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। इसीलिए क्या था, राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले की ही बात है कि इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। राजनीतिक ताकत के रूप में आने से पहले वह एक धर्म के रूप में भारत में आ गया था। अब आगे महमूद गजनवी और अफगान। महमूद गजनवी और अफगान के बारे में देखिए। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। भारत पर 300 वर्ष तक कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी ने, जो क्या था, अफगानिस्तान का सुल्तान था, उस महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए, शुरू कर दिए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। क्या था महमूद गजनवी? तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। महमूद गजनवी की ताकत बढ़ गई थी और उसने निर्ममता से कई आक्रमण किए थे जिसमें क्या हुआ, बहुत अधिक खून खराबा भी हुआ था। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। महमूद भारत से हर बार जब भी आक्रमण करता बहुत अधिक खजाना ले जाता था। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए। हिंदू लोग जो थे धूल के कणों की तरह, मिट्टी के कणों की तरह चारों तरफ बिखर गई और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। और जो पहले भारत था उसकी याद लोगों के लिए एक किस्सा बनकर रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। पहले तो क्या था, भारत कोई धर्म, लेकिन जब भारत के साथ ऐसे महमूद गजनवी ने ऐसा बुरा व्यवहार किया तो उसके बाद जो तितर बितर हो गए भारत के कुछ लोग, उनके मन में मुसलमानों के प्रति बहुत अधिक नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी।
पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद गजनवी ने बहुत अधिक तबाही की थी, परंतु उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को ही वह छू पाया था। केवल उत्तरी भारत के ही एक टुकड़े को वह छू पाया था और उसे ही लूटा था, जो इसके धावा करने के रास्ते में पड़ता था। उसके महमूद गजनवी के धावा करने के रास्ते में क्या पड़ता था? उत्तरी भारत। बस उसी को उसने छुआ था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह से बच गया था। यानी भारत इतना समृद्धशाली था, इतना शक्तिशाली था कि जो महमूद गजनवी था पूरे भारत को लूट नहीं पाया था, बल्कि उत्तर भारत की तरफ से ही उसने भारत को लूटा था, तबाही मचाई थी। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। महमूद गजनवी ने पंजाब और सिंधु को किसमें मिला लिया? अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था, धावा करता और अपने देश गजनी चला जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हुआ। कश्मीर पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सका था और इसी कारण यह यहाँ से पहाड़ी एरिया ने ही ये लगा लो कि उसे यहाँ पर आक्रमण करने से रोका और वहां से मार भगाया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। काठियावाड़ में सोमनाथ से जब वह लौट रहा था तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। यह आखिरी धावा था उसका, महमूद गजनवी का, राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनमें और काठियावाड़ में। तो इसके बाद वह भारत में फिर नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक क्या नहीं हुआ? न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हो पाया। इसके बाद शहाबुद्दीन गोरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनी साम्राज्य का अंत हो गया। क्या हुआ? शहाबुद्दीन, महमूद गजनवी की तो मृत्यु हो गई थी। गजनी में अब महमूद गजनवी तो था नहीं, तो उस पर शहाबुद्दीन गोरी ने उस पर कब्जा कर लिया और गजनी साम्राज्य को खत्म कर दिया, यानी गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। शहाबुद्दीन ने पहले लाहौर पर धावा किया, फिर दिल्ली पर धावा किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। दिल्ली का राजा कौन था उस समय? पृथ्वीराज चौहान। उसने शहाबुद्दीन गोरी को पूरी तरह से पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। जब पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन को पराजित कर दिया तो उसके बाद वह अफगानिस्तान लौट गया और एक साल बाद अगले साल फिर और फौज तैयार करके वह भारत लौटा। इस बार उसकी जीत हुई। अब की बार वह अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, तो इस कारण अब की बार उसकी जीत हुई और 1192 में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। कौन? शहाबुद्दीन गोरी 1192 में दिल्ली के तख्त पर बैठ गया।
दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दिल्ली पर जैसे बैठ गया, दिल्ली के तख्त पर जैसे बैठ गया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी भारत भी उसने अपने अधीन कर लिया हो, ऐसा नहीं था। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। दक्षिण में चोल शासक क्या थे? अभी भी बहुत अधिक शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में कितना समय लगा? 1.5 शताब्दी। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। लेकिन जो ये नई व्यवस्था थी, इसमें दिल्ली का स्थान कैसा था? महत्वपूर्ण था। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। भारत पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उसका क्या परिणाम हुआ था कि कुछ समय के लिए पंजाब जो है वह भारत से अलग हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे। 12वीं शताब्दी के अंत में जो अफगान आए, वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। भारत की जनता से उनका कैसा संबंध था? निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। अफगान जो है लंबे समय तक भारत का हिस्सा बनकर रहा, यह उसका भाग्य था। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क, मंगोल, तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। 14वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ? तुर्क, मंगोल, तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया दिल्ली की सल्तनत को। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया। मंगोल तैमूर कितने दिन भारत में रहा? तैमूर कितने दिन रहा? कुछ ही महीने। फिर वह दिल्ली से लौट गया। पर जिस रास्ते से वह आया और उसी को उसने वीरान कर दिया। वह जिस रास्ते से आया था उस रास्ते को उसने वीरान कर दिया, यानी मार काट करता हुआ, लूटपाट करता हुआ आया था। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था, उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। रास्ते में काट मार लूटपाट करता हुआ आ रहा था वह। उसने जिन लोगों को मारा, जिन लोगों का कत्ल किया, उन्हीं की खोपड़ियों से, उनकी खोपड़ियां काट काट कर खोपड़ियों से रास्तों को सजाता चला गया था। उसके हृदय में दया बिल्कुल भी नहीं थी। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। दिल्ली क्या बन गई? खुद मुर्दों का शहर बन गई, यानी बहुत अधिक मौतें हुई थी। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। तैमूर ने ऐसा आतंक मचाया कि यह सौभाग्य की बात है कि वह बहुत आगे नहीं बढ़ा था। पंजाब के कुछ हिस्सों में और दिल्ली के ही कुछ हिस्सों में उसने अपना कहर मचाया था और लोगों को विपत्ति झेलनी पड़ी थी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। दिल्ली को तो उसने ऐसा कर दिया था जैसे मृत्यु की नींद में सुला दिया हो। मृत्यु से कई वर्ष उठ गए उनको मृत्यु की नींद से उठने में। कितना समय लगा? कई वर्ष बाद दिल्ली ने अपने आप को संभाला। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। जब दिल्ली जागा मौत की नींद से, तो उस समय उसकी यह जो विशाल साम्राज्य है, इसकी विशाल साम्राज्य की यह दिल्ली राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हवाले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था। तैमूर के हमले ने इस साम्राज्य को
तोड़ दिया था और उसके खंडरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडरों पर क्या हुआ, दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे। इससे पहले क्या हुआ था, बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे। वे कौन से थे? गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और विजयनगर का हिंदू राज्य। दो राज्य कौन से कायम हुए थे बड़े बड़े? एक तो गुलबर्ग, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बहमनी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बट गया। दिल्ली में जो तबाही हुई, तैमूर ने तबाही मचाई, उसके बाद उत्तरी भारत बहुत अधिक कमजोर पड़ गया और टुकड़ों में बट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। दक्षिण भारत की स्थिति फिर भी कुछ ठीक थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत कौन सी थी? विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया था। इस रियासत ने और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जो वृत्तांत उपलब्ध होते हैं, उन वृत्तांतों से पता चलता है कि यह शहर बहुत अधिक सुंदर और समृद्ध था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आ गया। जब दक्षिण में विजयनगर उन्नति कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ, उत्तर की पहाड़ियों से होकर के एक और हमलावर दिल्ली के पास है पानीपत, उसके मैदान में पहुंच गया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। उसने क्या किया? 1526 में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। यह कौन था? मध्य एशिया के तैमूर वंश का तुर्क मंगोल बाबर था। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया, यानी पानीपत में जीत हासिल की। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। मुगल साम्राज्य की नींव है जो भारत के अंदर किसने डाली? बाबर ने डाली थी। पानीपत जो है दिल्ली के अंदर ही गिना जाता है, तो इस करके दिल्ली के पास है पानीपत, तो इस करके ये बताया गया है कि दिल्ली पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया था, दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया था। अब आगे है समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास। समन्वय होता है मेलजोल, और मिली जुली संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ? कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो, अब इनके बारे में देखिए। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करना या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत है और भ्रामक है, संदेह में डालने वाली है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया था। आक्रमण तुर्कों ने किया था, महमूद ने किया था। इस्लाम ने आक्रमण नहीं किया था, अफगानों ने किया था। आक्रमण किसने किया? तुर्कों ने, यानी महमूद ने और अफगानों ने किया था, और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ था। इनमें से बाद के दो आक्रमण महत्वपूर्ण थे। जो ये तुर्कों ने आक्रमण किया, अफगानों ने किया, और तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ, तो इनमें बाद वाले दो आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं। अफगानों को हम क्या कह सकते हैं? अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह
अजनबी भी नहीं माने जा सकते। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। उनके राजनीतिक शासन के काल को क्या कहना चाहिए? हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए। मुगल भारत के लिए बाहर के और भी जो अजनबी लोग थे, वे भी भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए थे और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की थी। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे, वे भी भारत में समा गए। अफगान शासक और जो उन अफगान शासकों के साथ लोग भारत में आए थे, वे भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया, यानी ये सभी परिवार भारतीय बनकर रह गए। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। भारत को ही वे अपना परिवार, घर मानने लगे और बाकी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें क्या किया गया? सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया, यानी भारत के ही लोग स्वीकार कर लिया गया। और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। राजपूत राजाओं में से भी बहुत से लोगों ने उनको अपना अधिराज यानी राजा मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे थे राजपूत जिन्होंने उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया और भयंकर झगड़े हुए थे। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। दिल्ली का प्रसिद्ध सुल्तान जो फिरोज शाह था, उसकी माँ कौन थी? हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। इसी तरह गयासुद्दीन तुगलक की माँ भी हिंदू थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते तो थे, पर आमतौर पर नहीं। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच कुछ विवाह भी होने लगे थे। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बड़ी धूमधाम से विवाह किया था। दक्षिण में गुलबर्ग के मुगल शासक ने क्या किया था? विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बड़ी धूमधाम से विवाह किया था। अब आज यह लेसन हम इतना ही पढ़ेंगे और आपको